अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का है और ये आज मैं आपको अपनी बुक से सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ाने वाली हूँ। ये वही बुक है जिसके अंदर बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैक करके इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए ये वही बुक है जिसके अंदर आपको सारे नोट्स और हर चीज़ मिल रही थी, ठीक है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे लाजमी जो है वो मैं वीडियो बना दूँ ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो आज सपोर्ट एंड मूवमेंट को इंशाल्लाह ताला हम थॉरोली रीड करेंगे, थॉरोली हर चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर लाजमी उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट्स को। और सबसे पहले हमारे पास लिखा है एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट ऑन अर्थ, दे नीड टू डेवलप एप्रोप्रिएट फिजिकल एडेप्शन सो टू ऑब्टेन रिसोर्सेज इन वेरिएबल एनवायरनमेंट। होता क्या है कि एनिमल जो किसी जगह पर रह रहे हैं उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए, उन्हें कंडीशन चाहिए ताकि वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से चल सकें। यानी उन्हें कुछ एडेप्शंस करनी पड़ती हैं जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो उनके मुताबिक चल सकें, ठीक है, मतलब उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकें। तो उसके लिए उन्हें कुछ फिजिकल एडेप्शंस चाहिए होती हैं, अपनी फिजिकल चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। दीज एडेप्शंस हैव टू रिक्वायर फूड। अब वो आपको खाने में मदद दे सकती हैं, शेल्टर में या फिर प्रोटेक्शन में। अब जैसे पहले अगर बात की जाए, कहते थे कि जो जिराफ होता था उसकी जो नेक है वो छोटी होती थी। ये साइंस के अकॉर्डिंग बात है, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं साइंस को हम इस्लाम से नहीं मिलाते, ठीक है, साइंस एक अलग चीज़ है और रिलीजन एक अलग चीज़ है। तो कहा जाता था कि जो जिराफ होता है उसकी नेक छोटी होती है, छोटी हुआ करती थी और वो उस टाइम पर ग्रास खाया करता था। लेकिन फिर जब सारी ज़मीन की ग्रास ख़त्म हो गई और उसको खाना नहीं मिला और तब पेड़ थे, तो फिर उसने क्या किया कि उसने अपनी नेक को ऊंचा करना स्टार्ट किया। ख़ुद उसने फ़िज़िकल एडेप्शन अपनी चेंज की, यानी कि अपने अपीयरेंस को चेंज किया। उसने अपनी नेक को लंबा किया और फिर वो दरख्तों से खाने के लिए खाना खाना शुरू हो गया। यानी कि उसने क्या किया, फूड के लिए, फूड एक्वायर करने के लिए उसने अपनी फ़िज़िकल एडेप्शन को चेंज किया। तो यही बात इसमें लिखी है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हो सकता है कि खाना, शेल्टर या अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जानदार अपनी फिजिकल एडेप्शन को चेंज करता है। तो वो इसमें हमारे पास जो है ना बात आ रही है, ठीक है, यानी उसको करना पड़ता है ताकि वो जी ले। दीज एडेप्शंस और वो सारी एडेप्शंस हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है कि मस्कुलर चीज़ों में चेंज आ सकता है और स्केलेटल, मस्कुलर यानी आपके मसल्स के अंदर, स्केलेटल यानी बोन्स के अंदर, और लोकोमोशन यानी आपके चलने फिरने के अंदर भी चेंज आ सकता है। बायोलॉजिकली दीज आर डिफरेंट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट इज द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एनिमल व्हाइल लोकोमोशन इज टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर नीड्स ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। कह रहे हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क है। मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जबकि लोकोमोशन तब करता है कोई भी एनिमल जब वो किसी नीड के लिए जा रहा होता है। क्या मतलब, यानी कि खाना ढूंढने के लिए जा रहा है या किसी छोटे से बड़ी जगह पर जा रहा है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि फिर वो लोकोमोशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ज़रा थोड़ा सा ना इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस क्या करनी है। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हमने जो है वो ह्यूमन स्केलेटन, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन और मसल्स, ये तीनों मेन चीज़ें हैं जिसको हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं किप्स के और जो हमारे पास अनीस हुसैन की सीरीज़ है उसके सपोर्ट एंड मूवमेंट के सारे MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं फ़िज़िक्स की तरफ आऊँगी और फिर मैं फ़िज़िक्स को आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। मोस्ट चैप्टर्स, खासतौर पे फोर्स एंड एनर्जी लेक्चर उसका हुआ है, उसके MCQs, ठीक है, वर्क एनर्जी के MCQs और सर्कुलर मोशन के MCQs और वेव्स। जब ये चारों फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर जब फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं वापस बायो पे आके होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। तो इसलिए सॉरी असद खान, ख़ासतौर पे मैंने कहना था कि मैं बायो नहीं कर फिज़िक्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली उसके लिए ना मुझे सारी चीज़ें रिकॉल करके फिर स्टार्ट करना पड़ता है। फिज़िक्स, बायो तो खैर आसान होता है, फिज़िक्स के लिए मुझे फिर से खोलना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके फिर मैं आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी सिंस इट इज इनसाइड द बॉडी, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एंडोस्केलेटन। अब जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हैं उसको हम एंडोस्केलेटन कह रहे हैं, अंदर वाला। और ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ह्यूमन एंडोस्केलेटन जो होता है उसके पास बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होता है। बोन्स सख्त जो हमारे पास हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेजेस कहते हैं जो नरम हड्डी होती है। जैसे नोज़ की आपकी हड्डी है ना, देखिए आप उसको हिलाएं वो इजीली हिल जाएगी, जबकि अगर आपकी ये हड्डी है इसको आप नहीं हिला सकते, ठीक है। तो ये बोन है और जो नोज़ के अंदर है वो हमारे पास कार्टिलेज होता है।
ईयर्स के अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है, जो हड्डी होती है ना कान की, वो भी कार्टिलेज कहलाती है। विच प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी, मेक्स ब्लड सेल्स थ्रू देयर रेड बोन मैरो, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्टोर मिनरल्स। अब ये हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज क्या काम करती हैं, हमारी बॉडी को शेप देती हैं, और जो हमारे पास रेड बोन मैरो है वो भी हमारे पास जो है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रही होती है, जबकि हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन है वो हमारे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ों को स्टोर भी कर रहे होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ह्यूमन बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके, उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिखा है कि बोन्स आर मसल्स अटैच्ड टू फॉर्म अ वेल कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ह्यूमंस हैव अराउंड 300 बोन्स एट बर्थ, बट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सम बोन्स इट बिकम 206 इन एडल्ट्स। बच्चों, आप लोग आई थिंक 7 या 8 से बात पढ़ते आ रहे हैं कि एक बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, एक एडल्ट बन जाता है, तो उसके अंदर 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियाँ गायब हो जाती हैं? बल्कि नहीं, हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, इसको सच नहीं मान लेना। फॉर एग्जाम्पल ये 3 अलग अलग हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा हुआ उसकी 3 अलग अलग हड्डियाँ, लेकिन जब वो एक एडल्ट बन गया तो ये तीनों जुड़ के एक हड्डी बन गई, यानी इन्होंने फ्यूजन कर लिया और ये एक हड्डी बन गई। इसी तरीके से 300 हड्डियाँ फ्यूज़ होकर 206 रह जाती हैं, ठीक है। उनमें से आपस में कुछ फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर वो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग MBBS में आओगे फिर आप डिटेल से इसके बारे में पढ़ोगे कि हमारी बॉडी के हिस्से की कौन कौन सी हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर वो कैसे 206 बनती है। तो इसमें डिटेल से फिर आपको इंशाल्लाह ताला उस टाइम पर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास इसमें कह रहे हैं हमारे पास कि बोन्स आर टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। कंपोज ऑफ डिफरेंट सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज एंड शेप, डिफरेंट होती हैं बोन सारी ऑब्वियसली एक दूसरे से, बट दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर लेकिन सेम होता है, डेवलपमेंट भी सेम होती है और फंक्शन भी सेम होता है। द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बोन इज फॉर्म्ड बाय कोलेजन फाइबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जो बोन्स होती हैं उनके ज़्यादातर जो हमारे पास पोर्शन होता है वो कोलेजन फाइबर से बनाया जा रहा होता है, वाइल जो उसके अदर कंपोनेंट होते हैं उसमें 10 से 20% हमारे पास पानी मौजूद होता है। जो मेजर कंपोनेंट है जो कि बोन को बनाता है वो कोलेजन फाइबर होता है, जबकि उसमें 10 से 20% पानी मौजूद होता है। कोलेजन द फाइबरस प्रोटीन स्ट्रेंथन बोन विद कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। अब हमारे पास जो कोलेजन हमारे पास होता है वो एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन की टाइप है? फिब्रस प्रोटीन की टाइप है, और ये बोन को स्ट्रेंथ करता है, यानी बोन को कैल्शियम के साथ मिलकर उसको कैल्सिफिकेशन देता है और ऑसिफिकेशन देता है। अब कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन क्या होता है तो वो मैंने इस पर लिखा था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स आर क्लासिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। जब बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ताकतवर बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन या फिर ऑसिफिकेशन कुछ भी कह सकते हैं। फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों की भी बात आएगी, तो फिर मैं आपको तभी पढ़ाऊंगी। फिर बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। द टर्मिनल रीजन आर कॉल्ड एपिफेसिस। हमारे पास जो एक बड़ी बोन होती है ना उसके 3 रीजन्स होते हैं। अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से ये ड्रॉ भी हुआ है, हाँ ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर ना ये देखिए ये पूरा ड्रॉ हुआ है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहा जा रहा है, इस पोर्शन को क्या कहा जा रहा है, इस पोर्शन को क्या कहा जा रहा है। तो मैं जब वो चीज़ पढ़ाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल से समझा दूँगी। अच्छा, अब हम लोग बात करें जो हमारे पास लॉन्ग बोन होती है उसका जो ऊपर टर्मिनल हिस्सा होता है उसको हम एपीफेसिस कहते हैं। मिडल रीजन डायफेज हमारे पास कहलाता है, एंड बिटवीन इन मिडल टर्मिनल मेटाफेसिस। ऊपर का एपीफेसिस, नीचे का डायफेसिस और दरमियान वाला मेटाफेसिस। इन बोन द एपीफेसिस इज अ कैंसरस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। अच्छा, जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा होता है ना टर्मिनल पार्ट, वो एक स्पंजी टाइप होता है, ठीक है, स्पंजी बोन टाइप होता है। स्मॉल वेट बेयरिंग क्रॉस लिंक रीजन कॉल्ड ट्रेबिकुला, और इसमें एक वेट बेयरिंग यानी वेट को बर्दाश्त करने के क्रॉस लिंक रीजन होते हैं जिनको हम ट्रेबिकुला कहते हैं। एपिफेसिस फिल्ड विद रेड बोन मैरो, और जो एपिफेसिस होता है वो किससे फिल्ड होता है? रेड बोन मैरो से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमडीकेट में MCQs बनकर आ चुका है कि एपिफेसिस जो होता है, अब देखो यहाँ पे एपिफेसिस का वर्ड भी यूज हो सकता है और टर्मिनल रीजन का वर्ड भी यूज हो सकता है। तो एपिफेसिस हो या टर्मिनल रीजन हो, दोनों हमारे पास कौन से कलर की बोन मैरो फिल होती है उनके अंदर? रेड कलर की। और कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं, और उनके अंदर क्रॉस लिंक वेट बेयरिंग भी हमारे पास कुछ पार्टिकल्स पाया जाता है जिनको हम ट्रेबिकुला कहते हैं। विच प्रोड्यूस 20% ब्लड सेल्स दैट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। अब जो हमारे पास रेड वाली बोन मैरो है वो हमारे पास 20% रेड ब्लड सेल्स बनाती है, और वो हमारे पास का स्केलेटन का 20% होता है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं।
टैबुकुला क्या होता है, छोटे छोटे इरेगुलर एजेस होते हैं हमारे, जो वज़न को बर्दाश्त करने का काम करते हैं, ठीक है। अब 20% जो हमारे पास होता है ना, वो बोन, वो किससे बनती है, स्पंजी बोन से बनती है, यानी एपिफिजिस से बनती है। बाकी जो 80% बोन होती है वो हमारे पास कॉर्टिकल से बनती है। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, अब जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ें दिख जाएँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सारे ये पॉइंट्स लिखे ना, इनको हम पेज रीड करने के बाद पढ़ेंगे तो हमें वो ठीक से समझ आएंगे। अगर मैं आपको पहले समझा दूंगी तो आपको समझ नहीं आएंगे। ये ना बिल्कुल देखिए निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं। काफ़ी पुराने तो नहीं है, 1 साल पुराने ही हुए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं, लाइक लास्ट ईयर के ही हैं ये, तो पुराने नहीं हुए, ठीक है, बट स्टिल तो पहले हम इस पूरे पेज को रीड करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मार्क किए थे हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो कॉर्टिकल की जो बात आई थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया 80% हमारे पास बोन जो है वो कॉर्टिकल से बनी हुई है, तो वो ये है कॉर्टिकल। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफिसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल। जो हमारे पास डायफिसिस होता है, यानी नीचे वाला जो हमारे पास हिस्सा होता है ना, यहाँ पे देखें ये बोन है ना, ये देखें, अभी मैं आपको इस बोन का हिस्सा बताती हूँ। ये हमारे पास टोटल बोन है। बोन में हमारे पास जो है ना, वो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, स्पंजी बोन है, यानी ये क्या है, एपिफिसिस है। फिर ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास इसका लास्ट का हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायफिसिस। और वापस से नीचे क्या आ रहा है, एपिफिसिस, यानी कि स्पंजी वाला हिस्सा, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मेटाफिसिस हमारे पास कहलाएगा। अच्छा, फिर मैं इस स्पंजी बोन का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि स्पंजी बोन में कॉम्पैक्ट बोन भी होती है बीच में और कार्टिलेजेस भी मौजूद होते हैं, तो ये हम लोग भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अच्छा, खैर, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायफिसिस, जो डायफिसिस का एक्सटर्नल पार्ट होता है वो कॉर्टिकल कराता है और ये बोन का तकरीबन 80% बनाता है, ठीक है। एंड ये हमारे पास छोटे छोटे साइलेंडर्स होते हैं, इसमें मैनी स्मॉल साइलेंडर्स इसके अंदर होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोन्स के नाम से इसको जो है ना वो हम जानते हैं। ईच ऑस्टियोन इज मेड अप ऑफ मैनी लेमेला, और वो स्केलेटल जो होता है ना, वो काफ़ी सारे जो है ना वो लेमेला से बने हुए होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे से लेमेला से, विच आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन एंड एन इनऑर्गेनिक पार्ट कॉल्ड हाइड्रोक्सी। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब क्या बोल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो ऑस्टियोन होते हैं ना, वो स्मॉल साइलेंडर से बने हुए होते हैं और हर ऑस्टियोन में बहुत सारे लेमेला मौजूद होते हैं। और वो क्या होते हैं, कंसेंट्रिक लेयर, यानी 2 लेयर्स को मिलाने वाली लेयर, और वो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कोलेजन से बनी हुई होती है, विच इन एन ऑर्गेनिक पार्ट कॉल्ड हाइड्रोक्सीएपेटाइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, विच इज़ मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट, और वो होता क्या है, मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट कहलाता है। इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन, हर ऑस्टियोन के बीच में एक हाइविजन कैनल होता है, कनाल यानी होता है एक, और विच कंटेन द ब्लड सप्लाई इन इनवर्जेशन ऑफ द बोन सेल, और ये हमारे पास ब्लड सप्लाई को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इन सेंटर ऑफ द बोन इज द मेडुलरी कैनाल, बोन के बीच में एक कैनाल होता है जिसको हम मेडुलरी कैनाल कहते हैं। अब आपको 2 कैनाल दिख रहे हैं, जो ऑस्टियोन के बीच में कैनाल होता है उसको हम हेवर्जन कैनाल कहते हैं, जबकि जो हमारे पास बोन में कैनाल मौजूद होता है द सेंटर ऑफ द बोन, उसको हम मेडुलरी कैनाल कहते हैं। ये आपको मेडुलरी कैविटी भी यहाँ पर दिख रही है। A hollow space lined by a honeycomb like structure called spongy or cancellous bone, और यहाँ पर एक hollow यानी खाली खाली स्पेस होती है, और यहाँ पे हम देखें स्ट्रक्चर आपको हनीकॉम्ब जैसे हनी का गुच्छा होता है, हनी बी का, वैसा दिख रहा है। ऐसा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पंजी बोन्स या फिर कैंसलस बोन से बनता है। द मेडुलरी कैनाल कंटेन द बोन मैरो विच इज साइट ऑफ द ब्लड सेल प्रोडक्शन, और जो हमारे पास मेडुलरी कैनाल होता है उसकी जो बोन मैरो होती है वो येलो कलर की होती है। हमने अभी तक 2 बोन मैरो के बारे में पढ़ा, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो हमने पढ़ा कि हमारे पास रेड बोन मैरो कहाँ मौजूद होती है, हमारे पास स्पंजी बोन के अंदर मौजूद होती है, और यहीं पर हमारे पास लिखा है कि जो मेडुलरी कैनाल होता है वहाँ पे हमारे पास येलो कलर की जो है ना वो मौजूद होती है बोन मैरो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम नीचे वाली इसको अच्छे से रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है द ओवरऑल कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। जो बोन की ऊपर की कवरिंग होती है ना उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। ये सारी आपने चीज़ें ना याद रखने वाली हैं, तो इनको अच्छे से याद करिएगा। जो ओवरऑल कवरिंग होती है वो प्रोस्टियम कहलाती है, पेरियोस्टियम, और जो हमारे पास अंदर वाली लेयर होती है उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम अलाउ करती है मसल्स के साथ अटैच होने का काम करती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी टेंडन जो होता है उनके साथ अटैच होने का काम करती है बोन का, कि बोन उनके साथ अटैच हो सके, क्योंकि वो सबसे ऊपर की लेयर होती है। और ये हमारे पास ब्लड क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ब्लड फ्लो में हेल्प करती है, और लिम्फेटिक वेसल्स को भी हेल्प करती है ताकि वो ब्लड को अच्छे से फ्लो करवा सकें। एंडोस्टियम इज अ सॉफ्ट थिन लेयर दैट कनेक्ट द इनर कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स।
एंडोस्टियम बहुत पतली सी और बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट सी लेयर होती है, और ये हमारे ना बोन्स को हेल्प करती है कि वो टेंडन्स के साथ या फिर मसल्स के साथ ना अटैच होकर मतलब रह सकें। इट हैज़ प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। अच्छा, इसके पास प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स भी होते हैं। प्रोजेनिटर्स का क्या मतलब होता है? प्रोजेनिटर्स का मतलब होता है न्यू सेल बना सकते हैं, यानी वो सेल जो कि न्यू सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रोजेनिटर सेल्स। दीज ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट विच सिक्रीट द बोन मैट्रिक्स। ये जो ऑस्टियोजेनेटिक प्रोजेनिटर सेल होते हैं ना, ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट में पाए जाते हैं और ये बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट विच सिक्रीट कार्टिलेजेस। अब याद रखिएगा, देखिए जो बोन को बना रहे हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट को जो डेवलप कर रहे हैं वो ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल है। ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट को बनाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स को बनाता है, जबकि जो हमारे पास कार्टिलेजेस है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाता है। इट प्ले अ की रोल इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स नेसेसरी फॉर बोन टू फ्यूज। ये रोल प्ले करता है बहुत अच्छा, क्योंकि ये फ्रैक्चर्स वगैरह के सेल्स को भी आपस में फ्यूज़ करने की हेल्प करते हैं। अगर आपके फ्रैक्चर हो गया तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रही है, उसकी मतलब लाइक पट्टी कर देते हैं ना, ताकि दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएं, दोनों बोन्स वो जुड़ जाती हैं। फिर उम्मीद है ये वाला पेज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि चीज़ों को इसकी जो है ना वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ऑस्टियोन होते हैं वो लेमिला, इसमें बहुत सारे लेमिला होते हैं, और ऑस्टियोन दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक ऑस्टियोन होते हैं उनमें कोलेजन हम कहते हैं, उनके अंदर कोलेजन होते हैं, और जो ऑस्टियोन हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर हाइड्रोक्सीपेप्टाइड से बने होते हैं, यानी कि इससे ज़्यादातर इनऑर्गेनिक जो है ना वो हमारे पास बन रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास मोस्टली कौन सा आता है? कैल्शियम आता है। अब जो हमारे पास कॉर्टिकल होता है उसको हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। कॉर्टिकल को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये एक लेमिला की लेयर्स हैं, और लेमिला की लेयर्स के दरमियान में ना एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हवर्जन कैनाल्स। ये कैनाल्स भी लेमिला के दरमियान में होता है, और लेमिला कहाँ मौजूद होते हैं? ऑस्टियोन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ में पास क्या कहना है, देखिए पीछे हमने बताया रेड बोन मैरो के बारे में, और यहाँ हमने पढ़ा येलो बोन मैरो के बारे में। तो जो रेड बोन मैरो होती है वो 20% ऑफ ब्लड में शामिल होती है, बनाती है, और जो हमारे पास येलो होती है वो 80% ऑफ ब्लड को फॉर्म कर रही है। एपीफेसिस जो है उसके अंदर रेड ब्लड मैरो होती है। एपीफेसिस कौन सा हिस्सा है? जो हमारे पास स्पंजी कैंसलस बोन का हिस्सा है। और जो मेडुलरी कनाल है उसमें उसके पास येलो बोन मैरो होती है। ठीक है, बोन आउटर लेयर, जो हमारे पास बोन की आउटर लेयर होती है उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। ये मैं सारा रिविजन नोट्स लगाती थी ताकि बच्चों को ना, यानी कि मुझे खुद को उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब पे करना, लाइक मुझे होता था कि मैं खुद जो है ना इससे अच्छे से रिवाइज कर पाती थी, क्योंकि अच्छा देखें, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई इन बोन इज हर्वेसिन कनाल्स। जो हमारे पास सप्लाई होती है ना, नर्व की हो गई, ब्लड की हो गई, सब हमारे पास हर्वेसिन कनाल करी होती है। और मेडुलरी कनाल कंटेन बोन मैरो। मेडुलरी कनाल के पास बोन मैरो होती है, और कौन से कलर की होती है मैं भी लिख देती हूँ, येलो कलर की। ठीक है, जहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग ना इस वाली चीज़ को पढ़ते हैं जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है। अब ये हमारे पास लिखा है कि पेरियोस्टियम अटैच टेंडन मसल कनेक्टिव टिश्यू टू बोन। जो हमारे पास पेरियोस्टियम होती है ये अटैच करती है कनेक्टिव टिश्यूज़ को या टेंडन्स को, किसके साथ? बोन के साथ। पाथवे फॉर ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि ये पाथवे बनाती है ब्लड्स के लिए भी और वेसल्स के लिए भी। अब हम एंडियोस्टम की कुछ बात करेंगे कि एंडियोस्टम्स हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास हेल्प करती है बोन्स को फ्यूज़ करने के लिए, उनको हील करने के लिए। ठीक है, और एंडोस्टियम हमारे पास बनती किससे है? ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर स्टेम सेल से। और ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर स्टेम सेल जो है वो दो चीज़ें फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि कार्टिलेज को बना रहा होता है। अब याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाता है? बोन मैट्रिक्स को, और कॉन्ड्रोब्लास्ट किसको बनाता है? कार्टिलेज को। और ये दोनों बनते किससे हैं? ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर स्टेम सेल से। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट को भी कवर करने का हम लोग यही सिनेरियो रखेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को पीछे कर देंगे, क्योंकि देखें इस तरह ना मैंने जिस तरह आपको समझाया तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा अगर मैं आप लोगों को बगैर पहले आपको चैप्टर करवा के फिर मैं आपको वो करवाऊँ। ठीक है, These are the three types of cell present in bone, namely osteoblasts, osteocytes and osteoclasts. बोन के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं जिसको हम osteoblasts, osteocytes और osteoclasts कहते हैं। सबसे पहले हम ऑस्टियोब्लास्ट की बात करेंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट वो होते हैं जो कि प्रोजेनेटर दैट सिक्रीट मैसेज।
वो प्रोजेनिटर होते हैं जो हमारे पास सेल का मैट्रिक्स होता है उसको सिक्रीट करते हैं अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म स्पंजी बोन, और उसको सिक्रीट करने के बाद वो अपने इर्द गिर्द एक स्पंजी बोन बना लेते हैं जिसको हम कैंसरस बोन के नाम से भी जानते हैं या फिर एपिफाइसिस, विच लेटर बिकम कॉम्पैक्ट बोन। लेकिन वही बोन कुछ टाइम बाद के बाद एक कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। When osteoblast is isolated by surrounding matrix in the spaces called leucini, they become osteocytes. सबसे पहले एक सेल होते हैं जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, वो मैट्रिक्स को यानी कि सेल के जो सिक्रीट करते हैं उसको सिक्रीट करते हैं और वो एक प्रोजेनिटर सेल होते हैं, और जब वो सिक्रीट करते हैं तो उसके बाद वो बोन कुछ टाइम के बाद कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। फिर वही ऑस्टियोब्लास्ट अगर उसके इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा स्पेसेस बन जाती हैं तो उसको हम ल्यूकेनाई कहते हैं, और फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। यानी ल्यूकेनाई के बाद वो क्या कहलाएंगे? ऑस्टियोसाइट्स कहलाएंगे। और ऑस्टियोसाइट्स आर द सेम एज द मैच्योर सेल्स, ये एक मैच्योर सेल्स होते हैं और ये बोन फॉर्म करते हैं। द ऑस्टियोसाइट डायरेक्टली ऑस्टियोब्लास्ट टू द साइट ऑफ द डैमेज हेस्टनिंग फेस्ट हीलिंग, ये ज़्यादातर हीलिंग वगैरह का काम करते हैं और तेज़ी से चीज़ों को हील करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ऑस्टियोक्लास्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास किस लिए काम करते हैं? परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्पोजिट मटेरियल इन बोन्स, जो भी हमारे पास कॉम्पोजिट मटेरियल है बोन्स के अंदर उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स की बात की जा रही है, ये हमारे पास ऑल्सो फैगोसिटाइज द बोनी मैट्रिक्स, जो हमारे पास बोनी मैट्रिक्स होते हैं ना उनको खाते भी हैं, यानी फैगोसाइटोसिस का काम भी करते हैं। वंस द मैट्रिक्स इज रिमूव्ड ऑस्टियोब्लास्ट रिफॉर्म अ न्यू बोन मटेरियल, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन एंड रिपेयर ऑफ बोन। और जब वो मैट्रिक्स रिमूव कर दिया जाता है तो हमारे पास जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, क्योंकि वो बोन को बना रहा होता है तो वो वापस से एक न्यू बोन बना लेता है, और यही हमारे पास रिपेयरिंग ऑफ द बोन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीदें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेजेस की, कार्टिलेजेस क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं। Cartilage is a soft, flexible form of connective tissue surrounding by a layer called perichondrium. Cartilage हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये एक लेयर होती है पेरिकॉन्ड्रियम, उनसे सारे सराउंडेड होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज अ प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। बच्चों, ये क्वेश्चन MTCAT के अंदर आ चुका है कि प्रीकर्सर टू द बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो हम किसको कहते हैं? कार्टिलेजेस को कहते हैं। यानी कि बोन का जो प्रीकर्सर होता है, बोन से पहले बनने वाली चीज़ें एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, तो वो हमारे पास प्रीकर्सर कहलाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन जॉइंट to provide cushions, reduce frictions between the bones, give them protection from compressive forces and weight bearing stresses during movement. कार्टिलेजेस ज़्यादातर आपके जॉइंट्स के दरमियान में भी पाए जाते हैं। जॉइंट्स के दरमियान में आपने सुना होगा काफ़ी कुशन्स वगैरह की चीज़ें होती हैं जो दो जॉइंट को आपस में रगड़ से, फ्रिक्शन से बचाती हैं, तो वहाँ पर आपके पास मोस्टली कार्टिलेजेस यूज़ होते हैं। ये आपके पास कुछ फोर्सेस लग रही हैं, फ्रिक्शंस हो रही है, या फिर वेट बेयरिंग चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उस सब चीज़ों को हेल्प करता है कि आपके दो चीज़ों के अंदर ज़्यादा घिसड़ पैदा ना हो, जिसको हम उर्दू के नॉर्मल मीनिंग्स में कहेंगे। कार्टिलेज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडेड टिश्यू बाय डिफ्यूजन। कार्टिलेजेस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? डिफ्यूजन के जरिए मिलती है, और मिल कहाँ से रही है? उनके सराउंडिंग टिश्यू के जरिए। सिंस दे लाइक ब्लड वेसल्स देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोली देन अदर टिश्यू। क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तो ये दूसरे टिश्यूज़ के कंपेयर में ग्रो और रिपेयर थोड़े देर में होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। फॉर्मेशन ऑफ डेवलपिंग बोन एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। अच्छा, हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोप्लास्ट। कार्टिलेजेस बनना कहाँ से शुरू होते हैं? कॉन्ड्रोप्लास्ट से, क्योंकि कॉन्ड्रोप्लास्ट ही कार्टिलेज बनाता है। पीछे हमने पढ़ा सेल लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, और यही सेल्स डिवाइड होते हैं दो सेल्स में जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ल्यूकेनाई इन द कार्टिलेज एंड प्रोड्यूस फॉर्म मैट्रिक्स दैट कंटेन कोलेजन प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोकाइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। हमारे पास जो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ये हमारे पास ल्यूकेना के कंसंट्रेटेड पार्ट में मौजूद होते हैं कार्टिलेज के अंदर, और ये हमारे पास कोलेजन प्रोटीन इनके अंदर होता है और प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोटियोग्लाइकेन को। अब प्रोटियोग्लाइकेन क्या होता है? प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म होता है दो चीज़ों से, एक तो हमारे पास सल्फेट और एक हमारे पास प्रोटीन, इससे हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन बनता है। एंड सम अदर नॉन कोलेजन फाइबर प्रोटीन टू डेवलप कार्टिलेज, और कुछ और कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन भी इसके अंदर शामिल होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एसोसिएटेड विद स्केलेटन विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं पूरे स्केलेटन के अंदर जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज आता है।
इसमें हमारे पास आ जाता है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि हमारे पास रिब्स और स्टर्नम के दरमियान में पाया जाता है। नोज़ में भी यही कार्टिलेज होता है। और हमारे पास ये जो है वो बोन सरफेस में मैनी जॉइंट्स के पाया जाता है ताकि फ्रिक्शंस वगैरह ना हो सके। इट इज स्मूथ सरफेस दैट अलाउ कार्टिलेज। और फिब्रो कार्टिलेज जो होता है वो हमारे पास बहुत हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है, और ये ज़्यादातर जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है ना, हमारी जो डिस्क है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी में। इन नी जॉइंट, घुटनों की जॉइंट में पाया जाता है, या फिर पेक्टोरल ग्रिडल में पाया जाता है। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये ज़्यादातर हमारा जो कान है ना उसके वो उससे बनता है, हमारा इलास्टिक कार्टिलेज से। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब जो कान के अंदर मौजूद होती हैं वो भी इलास्टिक कार्टिलेज ही बनाता है। यहाँ तक कि जो एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स है वो भी इलास्टिक कार्टिलेज ही फॉर्म कर रहा होता है। अब इसमें जो भी रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास ऑस्टियोसाइट पुराने मैट्रिक्स को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए ख़त्म कर रहा होता है। तो पुरानी हमारे पास जो भी सेल्स होते हैं उनको कौन ख़त्म करता है? ऑस्टियोसाइट, खाने के ज़रिए। प्राइमरी काम करना और तोड़ना पुराने मैट्रिक्स को वो ऑस्टियोक्लास्ट करता है, यानी कि जो भी प्राइमरी काम है या फिर जो तोड़ने वाला काम है वो ऑस्टियोक्लास्ट करता है, और ऑस्टियोसाइट खाने वाला काम करता है, फेगोसाइटोसिस। ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स से अलग होता है और ऑस्टियोसाइट्स बन जाता है। जब मैट्रिक्स से अलग हो जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, तो वो क्या बन जाता है? ऑस्टियोसाइट बन जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो प्रोजेनेटर फॉर्म ऑफ स्पॉनी बोन लेटर कन्वर्ट इनटू कॉम्पैक्ट बोन। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो प्रोजेनेटर बनाता है स्पॉन्जी बोन्स के, जो कि बाद में कॉम्पैक्ट बोन बन जाती हैं। जबकि जो ऑस्टियोसाइट होता है मैच्योर सेल को फॉर्म कर रहा होता है, और ये हमारे पास ज़्यादातर जो है वो डैमेज या हीलिंग साइड पे काम करता है। ठीक है, अब हम इसके अलावा ये जो हमारे पास और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट में बता रहे हैं कि कोई भी बोन बन रही होती है तो इनिशियली उसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है, तो बाद में जाकर कॉन्ड्रोसाइट में ब्रेक हो जाता है। जब भी कोई इनिशियल बोन बनती है ना स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है और बाद में वो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर जाके ब्रेक हो जाता है। ये कॉन्ड्रोसाइट है और ये क्या है? ल्यूकेना है, जो इसकी आउटर साइड्स है। कार्टिलेज कितनी टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, हाइलिन, फिब्रो और इलास्टिक। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी बातें हैं वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ना एक्चुअली ये बाइंड हुई है ना, तो इस वजह से इसमें काफ़ी चीज़ें छुप गई हैं। हाइलिन प्रेजेंट इन रिब्स, स्टर्नम एंड नोज एंड बोनी स्पिंजी सरफेसेस। जो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होता है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? हमारे पास नोज़ के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे लिखा है कि रिब्स के अंदर, स्टर्नम के अंदर पाया जाता है, और जो बोनी सरफेसेस होती हैं, बोन की सरफेस, वहाँ पाया जाता है। फिब्रो हमारे पास हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है, और ये हमारे पास इंटरनल डिस्क के अंदर, नी जॉइंट के अंदर और पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जो ईयर का पिना होता है वो इससे बनता है। एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब भी, यानी कान के अंदर की ट्यूब भी इससे बनती है। एपिग्लॉटिस जो डाइजेशन में काम करता है वो भी इससे बनता है। लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं वो भी इससे बनता है। अच्छा, एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस वो चीज़ होती है जो हमें सांस की नाली में खाने को जाने से रोक रही होती है, वो हम एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, तो ये वाला भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी से लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है कॉन्ड्रोसाइट्स ल्यूकेना मैट्रिक्स के अंदर कैसे होते हैं ल्यूकेना मैट्रिक्स, और हाइलिन कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये फिब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है बोन का और कार्टिलेज का, कि बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें, ऑब्वियसली बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज थोड़े सॉफ्ट से होते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं बोन्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे पास कार्टिलेज बनाते हैं। कैल्सिफिकेशन क्या होती है? बोन्स में जो कैल्शियम क्लासीफाई होती है या रुकी हुई होती है, डिपॉजिट होती है, वो हमारे पास कहलाती है कैल्सिफिकेशन। कार्टिलेजेस के अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं होती। कवरिंग की बात करें तो बोन जो है वो पेरियोस्टियम से कवर होती है, जबकि पेरिकॉन्ड्रियम से हमारे पास कार्टिलेज कवर होता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो बोन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो सिर्फ जॉइंट्स को एक तरह की प्रोटेक्शन देता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। वाटर की बात करें, 10 से 20% वाटर बोन्स के अंदर मौजूद होता है, और 80% वाटर कार्टिलेज के अंदर मौजूद होता है, तभी कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। बोन सेल्स की बात करें तो ये बोन सेल्स को फॉर्म करते हैं और ये बोन सेल्स को फॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास शॉर्ट चीज़ें हैं वो हम बाद में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम पेज को जल्दी से अच्छे से रिवीजन कर लेंगे।
अच्छा, पहले हम बात करें डिवीजन ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सब डिविजन, 2 मेजर डिविजन्स कॉल एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो पूरा स्केलेटन होता है ह्यूमंस का, वो हमारे पास 2 तरह के स्केलेटन्स कहलाते हैं। एक हमारे पास कहलाता है एक्सियल और एक हमारे पास कहलाता है अपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो हमारे पास बाहर के सारे हिस्से हैं ना, ये और ये कहलाते हैं एक्सियल, और ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसको हम अपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन अब ये जब आगे बात करेंगे तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सियल पार्ट को डिस्कस करें। The axial skeleton is the central axis of the body and comprise the skull, vertebral column and thoracic cage। अब ये जो हमारे पास है ना बीच का हिस्सा, इसको हम एक्सियल कह रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास स्कल आ जाता है, वर्टिबल कॉलम आ जाता है, थॉरिक केज आ जाता है, इंक्लूडिंग द रिब्स, स्टर्नम। अब टोटली इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं हमारे पास एक्सियल में, इंक्लूडिंग 28 बोन्स इन स्कल। और इस 80 बोन में से 28 सर की होती हैं, स्कल की होती हैं, एक हाइड बोन होती है, 26 बोन्स होती हैं वर्टिबल कॉलम में, 24 होती हैं, और हमारे पास एक स्टर्नम की बोन होती है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 80 बोन्स होती हैं, जिसमें से 28 रिब्स की होती हैं, और मैं ना यहाँ पर इसको अलग से लिख देती हूँ ताकि ये बच्चों को ज़रा अच्छे से याद रह जाए। एक्सियल स्केलेटन की बात करें। अब एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो टोटल बोन्स होती हैं, टोटल हमारे पास होती हैं 80 बोन्स। ठीक है, उसमें से हमारे पास जो स्कल के अंदर अगर हम बात करें तो स्कल के अंदर पाई जाती है हमारे पास 28 बोन्स। फिर अगर हम बात करें हायोइड बोन की, तो वो हमारे पास तादाद होती है एक। इसी तरीके से एक ही जिसकी हमारे पास क्वांटिटी होती है वो स्टर्नम भी होती है। स्टर्नम भी हमारे पास खाली एक ही होती है। अगर हम बात करें वर्टिबल कॉलम की, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वहाँ पर हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन्स होती हैं। और अगर हम बात करें अपने रिब्स की, तो हमारे पास 24 बोन्स हैं, यानी रिब्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। अब आप याद रख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन में ये सारी चीज़ें आती हैं। स्कल की 28 बोन है, हायोइड 1, स्टर्नम 1, वर्टिबल कॉलम 26 और रिब्स 24। अब स्कल बोन्स की बात करते हैं। तो स्कल बोन्स फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू कार्नियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स। 3 बोन्स में, cranial bones, facial bone और auditory ossicles। The cranial bones protect ब्रेन एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द एसेंशियल रिसेप्टर ऑर्गन्स। क्रैनियल बोन्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट भी करती हैं और हमारे पास इसेंशियल रिसेप्टर्स के साथ भी कनेक्ट होती हैं। क्रैनियल बोन्स आर 8 विच इंक्लूड 2 पेरिटियल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल एंड 1 ऑसिपिटल एंड 1 एथोमॉइड एंड 1 स्फेनॉइड बोन। बच्चों याद करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो क्रैनियल बोन्स होती हैं उनके अंदर टोटल 8 बोन होती हैं, जिसमें से 2 पेरिटियल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल, 1 ऑसिपिटल, 1 एथोमॉइड और 1 स्फेनॉइड बोन होती हैं। द फेशियल बोन प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी टिश्यू। जो फेशियल बोन होती है वहाँ पर सॉफ्ट बॉडी टिश्यू से बनी होती हैं और ये हमें ब्रीथिंग में, ईटिंग में या एक्सप्रेशंस देने में, इन चीज़ों में हमारी मदद जो है वो कर रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसको पढ़ा देती हूँ। ये हमारे पास स्कल का बोन है जिसमें से 8 क्रेनियल बोन होती है, जिसकी हमने बात करी। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। अब ये फॉर एग्जांपल समझे आपका सर है। अब जो आगे वाला हिस्सा इसको हम फ्रंटियल बोन कहते हैं। ये 2 फ्रंटल बोन है, एक इधर और एक इधर। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है ना इधर साइड पे और इधर साइड पे 2 टेम्पोरल बोन है। ठीक है, ये सब तो आपको पता है कि 2 फ्रंटल हैं और 2 टेम्पोरल हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑसिपिटल, ये वाली पेरिटल और इसके पीछे वाली एक स्फेनॉइड और एक इथमॉइड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना वो चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये सारा बोन का हिस्सा है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको याद रखें लाजमी। द ऑडिटरी ऑसिकल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स किस में मदद करते हैं? साउंड वेव्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इनर, के अंदर वो आवाज़ आ सके। देयर आर 6 इंक्लूडिंग 2 मेलिसर, 2 स्टेपल्स एंड 2 इंसिस। इसमें हमारे पास 2 होती हैं, टोटल 6। बोन लाइज इन बिटवीन द स्कल एंड पेक्टोरियल पोस्ट क्रैनियल स्केलेटन कॉल हायोइड बोन। एक हायोइड बोन होती है जो कि हमारे पास सेंटर में पाई जाती है, यू शेप में वो होती है। ठीक है, हमारे पास जो हाइड बोन होती है, इट इज़ यू शेप्ड एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द टंग। यू शेप्ड होती है और हमारे पास जो है वो अटैचमेंट दे रही होती है टंग को, मसल्स को, ओरल कैविटी के। तो ये इसमें मतलब हेल्प कर रही होती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड सर्व एज अ साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोटेक्शन। वर्टिबल कॉलम सेल प्रोडक्शन में भी काम करती है और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। वर्टिबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 7 कर्विकल्स। इसमें 7 कर्विकल होते हैं, 12 थोरिक होते हैं, 5 लंबर होता है और 1 सैक्रम होता है और 1 ही कॉकस मौजूद होता है जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। दीज वर्टिब्राe आर फिक्स्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट रीजन्स में है, जैसे कर्विकल नेक के अंदर मौजूद है, थोरिक चेस्ट के अंदर, एंटीरियरली अटैच विद द रिब्स। ये रिब्स के साथ भी
अटैच होता है लंबर इन एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड द चेस्ट, और सैक्रल हमारे पास जो है वो हमारे पास फ्यूजन होती है जब 5 वर्टिब्रा की, तो सैक्रल बनता है। और आखिर में हमारे पास कॉकस आता है जो कि हम कॉकस हमारे पास 4 वर्टिब्रा को मिलकर बन रहा होता है। तो ये हमारे पास टोटल रिब्स का हमें बताया कि कितनी वर्टिब्रा है और किस तरीके से चीज़ें बनती जा रही हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम जल्दी से यहाँ से इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल बोन हमारे पास 6 होती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की, 2 मेलिसल, 2 स्टेपस और 2 इनकस। बिटवीन स्कल आइसोक्रेनियल स्केलेटन मौजूद होती है जिसको हम हायोइड बोन भी कहते हैं, और ये यू शेप्ड होती है। अटैचमेंट करता है ये टंग के साथ और ओरल कैविटी के साथ। जो वर्टिबल कॉलम होता है उसमें टोटल 5 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें 7 कर्विकल्स होती हैं, 12 थॉरिक, 5 लंबर, 1 सेक्रम और 1 कॉकस मौजूद होती हैं। ये सारी बोन्स की हमारे पास क्वांटिटी है और उनके बारे में थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस है। अब ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, तो हम इनको थोड़ा सा फोल्ड आउट कर लेते हैं ताकि हम इनको बाद में डिस्कस करें, और पेज को हम पहले डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। जो रिब केज है ये फॉर्म होता है रिब्स और स्टर्नम की मदद से। ईच रिब इज़ फ्लैट एंड कर्व्ड, हर रिब फ्लैट भी होती है और कर्व्ड भी होती है। सपोर्ट करती है थॉरेक्स वॉल को, और हमारे पास जो है वो थोड़ी सी स्पेस भी प्रोवाइड करती है विसरल ऑर्गन्स के लिए। रिब्स टोटल 12 पेयर्स के अंदर होती हैं जिसमें से पहले पेयर 7 पेयर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं कार्टिलेज की मदद से, और इनको हम ट्रू रिब्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो 5 पेयर्स होते हैं, टोटल 12 पेयर्स हैं, ठीक है। 7 हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच हैं कार्टिलेज की मदद से। बाकी जो 5 पेयर्स हैं वो हमारे पास फॉल्स रिब्स कहलाते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। अमंग द 5 पेयर्स दीज आर द लास्ट 2 पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और उन 5 में से जो आखिर के 2 होते हैं इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास कॉमन कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम एंड इवन अदर पेयर्स ऑफ रिब्स, और ये जो है हमारे पास एसोसिएट नहीं होते उस कार्टिलेज स्टर्नम के साथ, फ्लोटिंग रिब्स इसलिए इनको कहलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कार्टिलेजेस की हमने बात करी, रिब केजेस की बात करी, और मेरे ख्याल से हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हम ना इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ये इनमें भी सारी बातें इन्हीं के रिलेटेड लिखी हैं। अच्छा जी, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस कर लेते हैं। द स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। हमने पीछे पढ़ा था कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं, जबकि जो अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें 126 बोन्स होती हैं। ठीक है, और द डिवीजन स्केलेटन फर्दर डिवाइडेड इन पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्लिडल, और इसको हम दोबारा पेल्विक और पेक्टोरल में जो है वो डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला पेल्विक कहलाता है और ये फिर पेक्टोरल ग्लिडल कहलाते हैं नीचे से। ठीक है, एब्डोमेन के नीचे से होता है इनके डिविजन्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पेक्टोरल ग्लिडल की, जिसको हम फोर लिम्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हम पेल्विक ग्लिडल की बात करेंगे जिनको हम हिंड लिम्स के नाम से भी जानते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं आई थिंक पेक्टोरल की। पेक्टोरल ग्लिडल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी। ऊपर का जो रीजन होता है उसको सपोर्ट पेक्टोरल करता है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स एसोसिएटेड विद पेक्टोरल ग्लिडल 64। टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 64 होती हैं, विच इंक्लूड 2 कैल्विकल एंड 2 स्कैपुला, जिसपे 2 कैल्विकल और 2 स्कैपुला होती हैं। अब कैल्विकल और स्कैपुला आपको कहाँ मिलेगी? अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास कैल्विक बोन है और ये आपके पास स्कैपुला की बोन है। ठीक है, कैल्विक और स्कैपुला। यहाँ पे आपको देखिए सारी चीज़ें दिख जाएंगी, फ्रंटल बोन, नेसल बोन, टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, आगे आप पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को ना। तो ये आपको पूरा एक लाइक चीज़ें दिखाई थी, इसमें मेरे ख्याल से इसके बाद ना कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं होगी जो समझ ना आ रही हो। फिर हमारे पास पेक्टोरल ग्लिडल विद द इंटीरियर लिम्ब आर्म बोन्स एसोसिएटेड विद ग्लिडल एंड 2 ह्यूमेरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, 16 कार्पल्स, 10 मेटाकार्पल्स एंड 28 फेलेंजेस। ये टोटल मिला के आपको तादाद बताई जा रही है हर उसकी। ठीक है, और ये बोथ साइड में 64 बोन्स होती हैं। देखिए, अगर हम ऊपर का बात करें ना अभी पेक्टोरल ग्लिडल की, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा पेक्टोरल ग्लिडल है, बीच का तो एक्सियल है। हम सिर्फ इधर की और इधर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से दोनों साइड को मिला के 64 और एक साइड की 32 जो है वो बोन्स मौजूद होती हैं। ये आपको दिख रही है अल्ना, जिसकी हमने अभी बात करी, रेडियस, और इसको हम हिप बोन कहते हैं। पेल्विक ग्लिडल, जिसमें इलियम, प्यूबिस और स्कियम आता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ तक हमने बात कर ली इनकी। अब हम बात करते हैं पेल्विक ग्लिडल की या हिंड लिम्स बोन्स की। The pelvic girdle support the body weight, helps in the movement and protect pelvic visceral including part of urinary system and reproductive system। क्योंकि ये नीचे की बोन्स होती हैं इसलिए ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम को या ऐसे पेल्विक विसरल पार्ट्स को जो है वो सपोर्ट करती हैं या प्रोटेक्ट करती है। द टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन पेल्विक ग्लिडल लोअर लिम्स आर 62। इसमें टोटल 62 होती हैं, उसमें 64 थी।
और एक साइड में इसमें 31 होती हैं। द पेल्विक ग्रिडल इज फॉर्म बाइटवीन 2 इलियम, 2 प्यूबिस, 2 स्कियम, जो हमारे पास हिप बोन्स होती हैं। ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म इनोमिनेट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें ये तीनों की तीनों बोन्स आपस में फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, इनोमिनेट बनाती हैं। हिप और कर्व्ड कॉक्सल बोन्स इन 2 हाफ्स, इसमें कॉक्सल बोन्स भी हम कह सकते हैं या हिप बोन्स भी कह सकते हैं इनको। अच्छा ऐसा करते हैं कि अब इनको रिवाइज कर लेते हैं मेरे ख्याल से। टोटल रिब्स की बोन 1 से 12 तक होती हैं, जिसमें से 1 से 7 ट्रू रिब्स कहलाती हैं और 8 से 12 बाकी की 5 फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं उन 5 की आखिरी 2 यानी 11 और 12वीं रिब्स, जो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स कहलाएंगी। एक्सियल स्केलेटन में हमने पढ़ा 80 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में 126 बोन्स होती हैं। जो पेक्टोरल होता है वो हमारे पास ऊपर वाले आर्म्स को ज्वाइन कर रहा होता है, वो हमारे पास पेक्टोरल, और पेल्विक नीचे वाले लिम्स को जो ज्वाइन कर रहा होता है एक्सियल के साथ, वो पेल्विक ग्रिडल कहलाता है। इस पेक्टोरल जो हमारे पास है वो 64 हैं, ठीक है। सॉरी पेक्टोरल बात करे जा रहे हैं, फिर हम पेल्विक की बात करेंगे। पेक्टोरल ग्रिडल में हमारे पास टोटल 64 होती हैं, दोनों साइड्स की, एक साइड की 32, जिसमें से 8 कार्पस, 5 मेटाकार्पस, 14 फेलेंजेस और 28 मेटाफेलेंजेस जो है वो मौजूद होती हैं इसके अंदर। और पेल्विक में 26 बोथ बोन होती हैं, एक साइड पे 31, 2 इलियम, 2 कॉक्सल, 2 स्कियम, जो मिलाकर हमारे पास कॉक्सल बोन बना रही होती हैं, या फिर हम हिप बोन भी कह सकते हैं या इनोमिनिएट भी कह सकते हैं, ये सब इसी के ऑप्शंस हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास है द 2 कॉक्सल बोन्स फॉर्म द बोल शेप पेल्विक दैट कीप्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो 2 आपको कॉक्सल बोन्स दिख रही हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादातर हेल्प कर रही होती हैं। The right-like shape of the girdle is due to the jointing of coxal bone with the sacrum of the vertebral column at anterior side and below by a joint in between pubic part and called pubic symphysis। अच्छा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो रिंग लाइक शेप है ग्रिडल की, ये जो है ये ज्वाइनिंग हो रही है कॉक्सल बोन की, और जो इसमें ज्वाइन कर रहा है उसकी वो हमारे पास कहलाता है सैक्रम, ठीक है। वो मतलब जो हमारे पास ज्वाइनिंग दे रहे हैं ना, वो हमारे पास सैक्रम कहला रहा होता है। और वर्टिबल कॉलम एट इंटीरियर साइड, ये इंटीरियर साइड पे मौजूद होता है। बिलो बाय जॉइंट इन बिटवीन प्यूबिक पार्ट में मौजूद है, और इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। द पोस्टीरियर लिब इंक्लूड 2 फीमर, 2 टिबिया, 2 फिबुला, 2 पेटिला, 14 टार्सल्स, 10 मेटाटार्सल एंड 28 फेलेंजेस। अगर हम नीचे पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो हमारे पास 2 फीमर मौजूद होती हैं, 2 ही टिबिया मौजूद हैं, 2 ही फिबुला मौजूद हैं। आपको सबकी अरेंजमेंट दिख रही होगी, ये गलत लिखा था तो मैंने इसको ठीक किया है, ये टिबिया और ये फिब्यूला, ऐसे यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। फिर हमारे पास 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस एक साइड पर हैं। दोनों साइड पर अगर हम बात करें तो 14 टार्सल्स, 10 मेटाटार्सल्स और 28 फेलेंजेस मौजूद हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे आ जाते हैं कि जॉइंट्स की किस तरह की टाइप्स होती हैं। तो जॉइंट इज़ आर्टिकुलर फंक्शन ऑफ 2 जोड़ बोन्स, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 360 जॉइंट्स। टोटल कितने जॉइंट्स हैं, 360 जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप से हमारे पास शो हो रहे होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले फिब्रस जॉइंट की बात करते हैं। ये हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, कोलेगन फाइबर्स वाले, ज़्यादातर उनकी बोन्स में होते हैं, या वहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं फिब्रस जॉइंट जो होते हैं। अगर हम कार्टिलेजियस जॉइंट की बात करें तो ये जॉइंट्स विच हैव 2 बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हाइलिन और फिब्रोकार्टिलेज, वहाँ पर हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स पाए जाते हैं। फिब्रोकार्टिलेज और हाइलिन के दरमियान में जितनी भी बोन्स वगैरह में, यहाँ पे आपको जो है ना वो पिक्चर भी दिखाई जा रही है, ये वाला आप देखें प्यूबिस के दरमियान में। फिर इसी तरीके से आपके पास रिब्स वगैरह में के करीब भी जो है ना वो पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट की बात करें, मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन स्केलेटल सिस्टम आर साइनोवियल जॉइंट ड्यू टू फ्री मूवेबिलिटी। अच्छा ज़्यादातर जॉइंट्स हमारे जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर है वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, फ्री मूवेबिलिटी के लिए जो हमारे पास यूज़ होते हैं। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर जॉइंट्स इन स्ट्रक्चर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। इसमें असल में क्या होता है, कैप्सूल होता है और बाकी फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। That joint capsule holds together the bone and enclose the outer part of a joint। ये outer point of the joint में ज़्यादातर मोस्टली पाया जाता है और होल्ड करने में काम आता है। The inner membrane of capsule is few cells thick, covers the surface within the joint capsule called synovial membrane। इसके अंदर एक थिक सा लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन या वो कैप्सूल को और लिक्विड को साइनोवियल लिक्विड या कैविटी कह सकते हैं, और उसके अंदर एक सैक होता है जिसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट कर रहा होता है। यानी मेम्ब्रेन के अंदर कैविटी, और कैविटी क्या बना रही है, साइनोवियल फ्लूइड बना रही है।
साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट करता है, नरिश करता है कार्टिलेजिस को विद इन द जॉइंट्स। वो इसीलिए करता है ताकि जो है जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन ना पैदा हो सके बोन्स के अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बहुत तरह के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे भी हम पढ़ेंगे काफ़ी जॉइंट्स इस हवाले से जिनको हम सबको साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में लाते हैं। हिंज जॉइंट हमारे पास ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है, ज़्यादातर और बोन्स में, और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह के लिए काम आता है। पाइवट जॉइंट हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड डायस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स में ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए ज़्यादातर काम आ रहा होता है। और बॉल एंड सॉकेट जो है हमारे पास शोल्डर या हिप्स पे मौजूद होता है, और ये हमारे पास हेल्प करता है ताकि हम हर डायरेक्शन में मूवमेंट वो कर सकें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट की और ग्लैडिंग जॉइंट की। तो अभी देखिए हमने सारे जॉइंट पढ़े ना, मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखा के सही से समझा दूंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो कॉन्डाइलर जॉइंट होता है ये मॉडिफाइली स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट दैट आर अलाउड टू मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल रिस्ट जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट वगैरह के अंदर हमारे पास कॉन्डाइलर लॉइड जॉइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास इट्स ओनली परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। ये सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट देता है क्योंकि इसका नाम ही सिर्फ ग्लाइडिंग जॉइंट है। बेंडिंग और स्लिपिंग में हेल्प करता है बोन को। फॉर एग्जांपल रिस्ट हो गया, वर्टिबल कॉलम हो गया, तो वो हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट में यूज़ होते हैं। आपको ग्लाइडिंग जॉइंट दिख रहा है, इधर ग्लाइड हो जाएगा, इधर ग्लाइड हो जाएगा, एग्जाम्पल्स में दिया जा रहा है। अब पाइवट जॉइंट हमारे पास ज़्यादातर एटलस या एक्सिस में पाया जाता है। गर्दन के अंदर पाइवट जॉइंट ना मोस्टली पाया जाता है, घुमाने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए पाया जाता है। फिर अगर हम इसकी बात करें इलिप्सॉइडल जॉइंट की, तो ये हमारे पास रेडियस और अल्ना के दरमियान में पाया जाता है। हिंज जॉइंट हमारे पास अल्ना और ह्यूमरस यानी हमारे जो हाथ की कोनी और शोल्डर की है ना, उसके दरमियान में पाया जाता है। सैडल जॉइंट्स हमारे पास उंगलियों में मोस्टली पाया जा रहा होता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप्स या फिर हमारे पास जो है वो ह्यूमरस स्कैल्पा शोल्डर वाली बोन में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ डिसऑर्डर्स हमारे स्केलेटन में, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके हवाले से उन पर स्टडी करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन आर नंबर्स ऑफ डिसऑर्डर अफेक्ट्स द स्केलेटल सिस्टम्स, हाउएवर सम ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स आर डिस्क स्लिप, स्पॉन्डाइलोसिस और शिकियाटिक एंड आर्थराइटिस। अच्छा, कॉमन डिसऑर्डर्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं। कॉमन में डिस्क स्लिप हो सकता है, स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है, शिकियाटिक का एक नर्व होती है जिसमें पेन हो जाता है, और आर्थराइटिस आपको पता होगा, बट आगे हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा जी, कॉमन डिसऑर्डर्स पर हम लोग आ गए हैं। इसको हम जो है ना वो आगे कर देंगे ताकि आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी मसला ना हो, और फिर हम इसको जो है ना वो पढ़ते हैं। तो अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों के साथ ना एक सेशन शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये सेशन आप लोग देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सेशन है ये, और इसकी ये 40 डेज़ का एक पूरा चैलेंज है कंप्लीट। और इस चैलेंज के अंदर ना आप लोगों को 40 डेज़ में एक एक करके चैप्टर का टेस्ट देना होगा। बीच में मैंने ब्रेक्स भी रखे हैं ताकि बच्चे ईजिली चैप्टर की तैयारी कर सकें, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये सेशन होने वाला है। इसके अंदर मतलब कि सारे MD-CAT के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो यकीनन इसमें से कुछ ना कुछ MD-CAT 25 के अंदर ज़रूर आएगा। इसमें पास पेपर किप्स के मिलाकर, इसके अलावा बहुत सारे अकेडमीज़ के मिला के क्वेश्चंस इसके अंदर बनाए गए हैं। हर तरह के हार्ड, मीडियम और जो है ना हमारे पास इजी, हर तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड किए गए हैं। कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका ग्रुप भी ओपन होगा ताकि आप लोग डिस्कशन कर सकें। उसके लिए मैंने अलग से टीचर हायर किए हैं। इंशाल्लाह ताला वो आपको हर तरह से गाइड भी करती रहेंगी और चीज़ें भी समझा देंगे, ठीक है। तो लाजमी इस सेशन को लाजमी लीजिएगा। वो आपकी क्यूरीज वगैरह हर चीज़ को सॉल्व कर देंगी। जो भी आपको क्वेश्चन के रिलेटेड ना बात होगी या जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों की हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। 1000 रुपीज़ को काइंडली नहीं देखिएगा, 1000 रुपये कुछ भी नहीं है इस सेशन के लिए। और 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, लेकिन लिमिटेड सीट होती हैं। सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हर साल हम लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं लेते। और 40 स्टूडेंट्स में से 10 सीट्स होती हैं। उनकी जो वाकई नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सेशन जो हूँ वो थोड़ा सा कम में दे देती हूँ, 700 तक में या 500, बहुत कम जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी सिर्फ 10 ही होती हैं, और इसमें से आई थिंक 3 या 4 तो मेरे पास हो चुके हैं। लेकिन देखें, काइंडली आप लोग अगर इस तरह कहेंगे कि हम नीडी हैं और हमें जो है वो कम पैसे कर दो, तो भाई आप खुद देखो कि आप किसी का हक मार रहे हो। सेकंड ये कि 1000 रुपीज़ कुछ भी वर्थ नहीं रखता मेडिकल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट ने आगे जितने एक्सपेंसिव चीज़ें ऑब्वियसली करनी है मेडिकल में जाकर,
वो मेडिकल फील्ड है ही बहुत एक्सपेंसिव ना। तो अगर आप लोग इस 1000 रुपीज़ को भी नहीं पे कर सकते तो मेरे ख्याल से फिर ये फील्ड मेरे ख्याल से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लिटरली इतना गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों पर कि नहीं होंगे नीडी, मुझे पता है वो नहीं नीडी है, उनके स्टाइल से उनकी बातों से हर चीज़ से पता चलता है नहीं नीडी है, बट स्टिल दे आर लाइक मिस प्लीज़ 300 कर ले, मिस प्लीज़ 400 कर ले, अच्छा मिस चले 500 कर ले यार। मतलब आप दूसरों को समझो। मैंने भी ऑब्वियसली इसको पेड कुछ ना कुछ सोच के रखा है, पता नहीं कि हम लोगों की पूरी एक टीम है जिन्होंने MCQs जनरेट किए हैं, MCQs बनाए हैं, फिर भी बच्चे लिटरली इन चीज़ों को नहीं समझ रहे होते। खैर एनीवेज ये सेशन है, लेना है ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो मिस करेंगे तो वो अपने उस पे मिस करेंगे, और इसके जो MCQs है ना वो टिल MD के अवेलेबल होंगे। आप जितनी दफ़ा चाहें इस टेस्ट को रीटेस्ट करके दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। एक दफ़ा नहीं बल्कि हज़ारों दफ़ा दें, प्रैक्टिस अपनी करते रहें, ठीक है। अच्छा जी, स्पॉन्डाइलिसिस पे आ जाते हैं। स्पॉन्डाइलिसिस क्या होता है? ये रिलेटेड होता है एबनॉर्मल या डीजेनरेटिव चेंजेस की, जो कि वर्टेब्रा में मौजूद होते हैं। दी चेंजेस में डेवलप एबनॉर्मल आउटग्रोथ, ये एक एबनॉर्मल सी आउटग्रोथ भी बना लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी कि इनमें वर्टेब्रा में जो है ना गैप्स को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। डीजनरेशन ऑफ इनवर्टेबल डिस्क, या फिर डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है जो डिस्क है इसकी। that it can occur in cervical spine, neck, thorax spine, upper and mid back, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर हो सकता है। thorax spine के अंदर, upper या mid back के दरमियान में, neck में और lumbar में। लंबर स्पॉन्डाइलिसिस, कर्विकल स्पॉन्डाइलिसिस आर द मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर लंबर या फिर कर्विकल में होते हैं स्पॉन्डाइलिसिस। और डीजनरेशन टू वर्टेब्रा रिजल्ट इन कंप्रेशन ऑफ नर्व्स, और अगर ये हम लोग ना इसमें लाइक इलाज वगैरह करवाएं तो क्या होता है कि आपकी नर्व जो है ना वो दबना स्टार्ट हो जाती हैं, और इसका जो ख़ास तौर पे वो फ़र्क हमें नज़र आता है, जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो पेन होता है, नमनेस होती है, और ये सब चीज़ें आती हैं स्पॉन्डाइलिसिस के अंदर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से स्कैटिक नर्व्स की तरह। इसको हम ना उर्दू में कहते हैं अर्कुनिसा का दर्द इसको कहते हैं उर्दू में वैसे, तो ये मैंने लिख लिया था क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। खैर एनीवे हमारे पास शिकियाटिक नर्व्स होती है जो यहाँ से यहाँ तक चल रही होती है, तो उसमें मसला होता है, कंपैरिजन हो जाती है, या फिर इंजरी की वजह से शिकियाटिक नर्व जो होती है वो दब जाती है। ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर लोकेटेड होती है, लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व है पूरी बॉडी की, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नर्व यही होती है। ये हमारे पास 5 नर्व्स की रूट से मिलकर बन रही होती है, लेफ्ट और राइट दोनों शिकियाटिक नर्व्स मौजूद होती हैं। शिकियाटिक नर्व्स रन थ्रू हिप्स एंड गोज डाउन द लेग्स एंडिंग बिलो द नी से थोड़ा सा नीचे तक, ऊपर से चल के नीचे तक आ रही होती हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ द शिकियाटिक पेन ऑरिजिनेट टू द लोअर बैक, पीछे की साइड पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और दर्द टांग में भी हो जाता है। शिकियाटिक नर्व्स कैन कम ऑन सडनली और ग्रेजुअली, डिपेंड्स ऑन द कॉज। शिकियाटिक का तो आपका दर्द होता है ना, ये जो शिकियाटिया दर्द होता है वो आपके पास कभी भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी या आसानी से, मतलब आराम से या तेज़ी से, कभी भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन में स्पॉन्डाइलिसिस आता है, ये एबनॉर्मल या डिजेनरेटिव चेंज होती है वर्टेब्रा के अंदर। इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, हड्डी निकल जाती है, मोस्टली इन लंबर एरिया में होता है जो कि हमारे पास लोअर बैक एरिया होता है, कर्विकल जो गर्दन का एरिया होता है। थॉरिक में भी कभी कभी पाया जाता है जो अपर और मिड का एरिया होता है वर्टेब्रा का। दूसरा हमारे पास शिकियाटिक आता है जो कि हमारे पास सबसे बड़ी नर्व्स होती है, बहुत थिक नर्व होती है, 5 नर्व्स से बन के मिलके बनती है, हिप से लेकर नी तक आ रही होती है, और इसकी बहुत सारी और भी ब्रांचेस मौजूद होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने दे दिया आपको पूरे पेज का रिवीजन। अब हम बात करने लगे हैं डिस्क स्लिप की, आर्थराइटिस की, और हाँ फिलहाल हम इसी की बात करें, फिर हम कुछ बोन फ्रैक्शंस की बात करेंगे। अच्छा डिस्क स्लिप की बात करते हैं। द वर्टेब्रा आर कुशन्ड बाय द कार्टिलेजिनियस डिस्क, These discs sharp absorb and protect vertebra from daily activities like walking, lifting, running। हमारे पास जो वर्टेब्रा है ना उसके अंदर कुछ कुशन्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कार्टिलेजेस से बने होते हैं, और ये डिस्क हमारे पास क्यों हेल्प करती है, ये हमारे पास जो शॉक लग रहा है, कोई झटका लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको जो है ना प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कर रही होती है। वॉक कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ रन कर रहे हैं, तो ताकि हमारी जो हड्डियाँ हैं जो वर्टेब्रा की वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़े ना, ठीक है। ईच डिस्क हैज़ 2 रीजन्स, 2 रीजन्स होते हैं, तो आउटर रिंग एंड इनर रिंग। द ग्लटेनियस रीजन होता है, एनी इंजरी और वीकनेस कैन कॉज द इनर पोर्शन टू प्रोट्रूड बाय ब्रेकिंग द आउटर रिंग। अच्छा हमारे पास क्या होता है, इंजरी की वजह से ना वीक हो जाता है हमारा जो अंदर का पोर्शन है, और फिर हमारे पास जो आउटर रिंग है वो भी ब्रेक हो सकती है। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर और बातें हमारे पास लिखी हैं कि दीज रिजल्ट इन सर्फ पेन, काफ़ी पेन हो जाता है, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है डिस्क स्लिप के ज़रिए, स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए, और यहाँ पर हमारे पास नंबरनेस आ जाती है, पेन जो है वो लॉन्ग हो जाता है अलॉन्ग द अफेक्टेड नर्व्स, पूरे नर्व्स के थ्रू जो है ना वो दर्द आना स्टार्ट हो जाता है।
असल में होता है ये डिस्लिप होने की वजह से ना यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो भी कम हो जाता है और फिर फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से काफ़ी सारे इशूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। आर्थराइटिस की बात कर लेते हैं। आर्थराइटिस डिजीज़ है जो कि हमारे पास जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। यूजली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डीजनरेशन हो जाती है जॉइंट्स की। अब यहाँ पे हमारे पास जॉइंट्स की भी ना टाइप है, ये देख रहे हैं, ये हेल्दी जॉइंट है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट है और ये हमारे पास रूमेटॉइड जॉइंट है। ये बिल्कुल आखिरी वाली मोस्ट आखिरी टाइप होती है। अच्छा, इसमें पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये हमारे पास डिफ़िकल्ट हो सकता है कि हम मूव करें या कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें पेन होना स्टार्ट जाता है। दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस और इसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं और हर तरह की ट्रीटमेंट्स अलग होती हैं। और सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास क्या होता है कि कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है और रिपीटेड स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, सबसे कॉमन यही है। फिर उसके बाद हमारे पास एनकाइलोजिंग आर्थराइटिस स्पॉन्डिलोलाइसिस होता है और या फिर आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास स्पाइन में होता है और यूजली हमारे पास लोअर बैक में होता है। गाउट एक डिजीज़ है जो कॉज करता है हार्ड क्रिस्टल यूरिक एसिड के जॉइंट्स में, और जो हमारे इसमें यानी इसमें हमारे पास गाउट रिलीज हो जाता है जो हमारे पास एनकाइलोजिंग आर्थराइटिस होता है। अगर हम रूमेटॉइडल आर्थराइटिस की बात करें तो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है और इसकी वजह से बिल्कुल ये हालत हो जाती है ना जॉइंट्स की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आर्थराइटिस के बारे में लिखे हैं कि हमारे पास जो 3 तरह के आर्थराइटिस हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन फॉर्म के आर्थराइटिस की ऑस्टियोआर्थराइट है, इसमें कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है और रिपीटेड स्ट्रेस आ जाता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस के अंदर आर्थराइटिस स्पाइन के अंदर होता है और यूजली लोअर बैक के अंदर होता है। रूमेटॉइड जो होता है ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है और सबसे वर्स्ट टाइप होती है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना लेक्चर, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट जो है ना इस वीडियो के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली अभी काफ़ी लेट हो चुकी है, वीडियो अपलोड भी मेरे ख्याल से 3 बजे ही होगी। अभी टाइम जो हो रहा है वो अप्रॉक्स 1:33 का हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह सुबह अपलोड करूँगी इसका बनाकर, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला सुबह तक बना के फिर सुबह अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।